हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोपा IIT के लिए हमें कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है 500 MCQs जो हम आप सभी के लिए कवर अप कराने वाले हैं। यदि आप इन 500 MCQs को कर लेते तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी पोजीशन पर होंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है वो नहीं जाने वाला है। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें। साथ ही नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। यदि आप नॉलेज का एक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो एक अच्छी पोजीशन पर होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पर, PDFs अवेलेबल है वहाँ पर, और भी सारी क्लासेस जो है अवेलेबल है, लाइव क्लासेस अवेलेबल है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, जाएँ और डाउनलोड जरूर कर लें उस एप्लीकेशन को। एक ब्रांड न्यू एप्लीकेशन है हमारी। ठीक है, हमारा टारगेट यहाँ पर कि हम 88+ जो है वो स्कोर करके रहेंगे इस बार IIT कोपा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी क्लास नंबर 3। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस आ चुकी, नहीं देखी हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टोपोलॉजीज़ पर हैं। साथ में टोपोलॉजीज़ के अलावा आपको जो कुछ और MCQ देखने को मिलने वाले हैं वो आपको देखेंगे एप्लीकेशन लेयर पर। तो एप्लीकेशन लेयर पर बेस्ड और MCQ और आपके टोपोलॉजी से रिलेटेड MCQ जो है वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। फटाफट से 50 MCQ जो है हम अगले आधे घंटे में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारी क्लास को। तो जो पहला क्वेश्चन है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज। जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क का, उसे क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, राउटिंग कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, इसे कहा जाता है टोपोलॉजी। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। जो फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट होता है नेटवर्क का, उसे क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड द सेंट्रल कंट्रोलर और हब। अब ऐसी कौन सी टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर या हब की ज़रूरत होती है? ठीक है, तो जब भी हब या सेंट्रल कंट्रोलर की बात आएगी तो स्टार होता है, और स्टार का ही वाइड रूप जो होता है वो होता है आपका ट्री टोपोलॉजी। ये भी याद रखेंगे, जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो स्टार का ही एक्सटेंशन होती है। जैसे कि मान लीजिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है और हब से आपने बहुत सारे नोड लगा दिए। यहाँ पर नोड से मेरा मतलब है कंप्यूटर्स से। ठीक है, बहुत सारे नोड लगा दिए, नोड 1 है, ये नोड 2 है, ये नोड 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया स्टार टोपोलॉजी। अब इसी को मुझे ट्री टोपोलॉजी में कवर करना है, तो कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, ये मैंने एक हब लिया, इसमें मान लीजिए मैं 4 नोड्स कनेक्ट कर सकता था, तो मैंने यहाँ से इस नोड से एक और मिनी हब कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस नोड से भी मैंने क्या किया, एक मिनी हब कनेक्ट कर दिया। तो अब इस हब पर भी मैं 2 नोड यूज़ कर सकता हूँ, तो N1 N2, है ना। इस नोड से मैंने एक सिस्टम N3 ऐड कर लिया, इस नोड से मैंने एक सिस्टम N4 ऐड कर लिया, और इस हब पर मैंने 3 पॉइंट दे दिए मान लीजिए। तो यहाँ से एक N5, ये हो गया आपका N6, और ये हो गया आपका N7। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, ट्री टोपोलॉजी हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है ये बन जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को ट्री टोपोलॉजी भी समझ आ गया होगा। तो यदि ट्री और मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी समझ आ चुकी है तो फटाफट से मुझे सभी बच्चे लाइक करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी हमने डिस्कस कर लिया। सर मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, याद रखना, मैश टोपोलॉजी सबसे रिलायबल टोपोलॉजी होती है। मैश टोपोलॉजी सबसे रिलायबल टोपोलॉजी होती है, ये सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक नोड बाकी के सारे नोड से जो है वो कनेक्टेड रहता है, बाकी के सारे नोड से जो है वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, बाकी सारे नोड से जो है वो कनेक्टेड रहता है। तो यदि n नोड्स हैं, n नोड्स हैं आपके पास, याद रखना है, तो हर एक नोड से जो लाइन जाएंगी वो कितनी होंगी, n-1 होंगी। देखो 4 नोड हैं, 1 2 3 4, तो हर एक नोड से कितनी लाइन जानी है, 1 2 3। यहाँ से भी हम बात करें 1 2 3, यहाँ से हम बात करें 1 2 3, यहाँ से हम बात करें 1 2 3। तो जितने भी नोड्स होंगे उनसे n-1 लाइन जाएंगी। अब सर बोले टोटल नंबर ऑफ लाइंस या टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो कितनी होंगी? ठीक है, ये मुझे देखना है। तो ये मैं कैसे देखूँगी, देखो नोड्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नोड्स हैं। ठीक है, तो भाई टोटल लाइन कितनी देखने को मिल रही है हमें, 1 2 3 4 5 6 देखने को मिल रही हैं। कितनी देखने को मिल रही है हमें, 6 लाइन्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकला है देखिए, n-1 डिवाइडेड बाई 2, n कितना है 4 इंटू 4-1 कितना हो गया, 4-1 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया भाई 12
डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया 6 आ गया 6। तो ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है सभी बच्चों को कि यदि n नोड्स हैं, ये रूल याद रखो इन मैश टोपोलॉजी, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इन मैश टोपोलॉजी फॉर n नोड्स लाइन्स या फिर बसेस फ्रॉम ईच नोड कितनी होंगी, n-1 होंगी, ठीक है, n-1 होंगी। बट टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी होंगी, तो इसका फॉर्मूला होगा n इन ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2। फटाफट से सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इनमें से किस टोपोलॉजी के पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं, स्टार, मैश, रिंग, बस। तो देखो अभी मैंने बताया कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहाँ पर होते हैं, मैश पर कनेक्शन होते हैं, 1 2 3 है मान लो, तो इसका इससे भी कनेक्शन होगा, इसका इससे भी कनेक्शन होगा, सेम इसका इससे तो है, इससे भी, इसका इससे तो है, इससे भी है। तो मल्टी पॉइंट इसलिए बोलते हैं मैश टोपोलॉजी को क्योंकि जितने सिस्टम होंगे हर एक सिस्टम उन सारे के सारे सिस्टम से इंडिविजुअली कनेक्ट रहेगा। तो मान लीजिए किसी पाथ में कोई दिक्कत आती है, किसी सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, तो बाकी सारे सिस्टम्स की मदद से रूट से जाकर डेटा को आप डिलीवर कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी आपके पास अवेलेबल रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और होल वर्ल्ड इज। जब आपको पूरी दुनिया में कंट्रीज में सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखना लैन, एक बिल्डिंग के अंदर सिस्टम को कनेक्ट करना है तो लैन यूज़ करेंगे। थोड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान लीजिए 2-3 बिल्डिंग आपको कनेक्ट करनी है या एक छोटी सी कस्बे को कनेक्ट करना है, आप वैन यूज़ करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन कब, जैसे इंटरनेट जो है वो वैन का एग्जाम्पल है, इंटरनेट जो है वो वैन का एग्जाम्पल है। तो याद रखना है पैन जैसा कुछ होता नहीं, लगभग पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क हम बोल देते हैं, ठीक है, बट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग और कैंपस। एक बिल्डिंग है, एक कैंपस में किसे यूज़ करेंगे सर, हम लैन को यूज़ करेंगे, ठीक है। किसको यूज़ करेंगे, हम लैन को यूज़ करेंगे। चलो वैन स्टैंड फॉर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, यहाँ पर है वाइड एरिया नेटवर्क, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही बच्चों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है TDM स्लॉट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। बताओ मुझे TDM में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन है भाई, अब जब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्शन है तो भाई सेकंड्स में डिवाइड होगा, क्लियर, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन तब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भाई साहब हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है is the multiplexing technique that shift each signal to the different carrier frequency किस में होती है, FDM में, TDM में, बोथ या फिर PDM में। तो याद रखना FDM में मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जिसमें शिफ्ट होता है डिफरेंट कैरियर से फ्रीक्वेंसीज, तो वो कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन। याद रखना आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन इसका जो है बच्चों को करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच, एक्चुअल में ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी नंबर 1 to 10 मैंने डिवाइड करके रखे हुए, ठीक है। चलिए तो 1 to 10 के 5 स्लॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्लॉट हो गया, अब ये दूसरा स्लॉट है। विच इज़ नॉट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, HTTP, SMTP, FTP, TCP, तो कौन सी नहीं है। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल नहीं, बाकी की ये तीनों की तीनों एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। यदि HTTP की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्लियर है सर, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड, द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट द एप्लीकेशन लेयर इज कॉल्ड। जब पैकेट्स एप्लीकेशन लेयर पर पहुंच जाते हैं, पैकेट्स हम सभी को बताएं नेटवर्क लेयर में होते हैं, ठीक है। तो जब नेटवर्क लेयर से पैकेट्स पहुंचते हैं ऊपर एप्लीकेशन लेयर में, तो उन पैकेट्स को क्या कहते हैं हम, उन पैकेट को हम क्या कहेंगे, पैकेट्स ही कहेंगे, मैसेज कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे या फ्रेम्स कहेंगे। तो फ्रेम तो कहेंगे नहीं, ठीक है। फ्रेम तो किसे कहते हैं हम,
सेकंड लेयर पर होती है जो कि आपकी होती है कौन सी, डेटा लिंक लेयर। फर्स्ट लेयर पर बिट होते हैं, फिर फ्रेम्स होते हैं, फिर पैकेट्स होते हैं, सेशन लेयर पर सेगमेंट्स होते हैं। वैसे यदि हम बात करें फिजिकल एप्लीकेशन लेयर पर, एप्लीकेशन लेयर पर क्या होते हैं, ये मैसेजेस हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैसेजेस कहलाने लगते हैं। तो याद रखना है कि किस लेयर पर किस चीज़ को क्या कहते हैं। अगला है, तीसरा है भाई साहब आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्किटेक्चर पैराडिग्म। ठीक है, आर्किटेक्चर पैराडिग्म किसे कहते हैं, पीयर टू पीयर को, क्लाइंट सर्वर को, एचटीटीपी को, या फिर दोनों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। तीसरे का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। ये आर्किटेक्चरल है, क्यों, क्योंकि इस तरह से कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, कंप्यूटर को कनेक्शन का आर्किटेक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसे हम आर्किटेक्चरल पैराडिग्म्स कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एप्लीकेशन डेवलपर हैज़ परमिशन टू डिसाइड द फॉलोइंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर साइड। ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपर होते हैं, उनके पास परमिशन होती है डिसाइड करने के लिए फॉलोइंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर साइड। किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के लिए, मैक्सिमम बफर साइज़ के लिए, दोनों के लिए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल और मैक्सिमम बफर साइज़, या फिर नन ऑफ द मेंशन्ड। क्या सही आंसर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोनों के लिए। मतलब मैक्सिमम बफर साइज़ के लिए भी अलाउड है और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल भी अलाउड है। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो अलाउड हैं। क्लियर है बच्चों, सर क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स ब्लैंक सर्विस। अब एप्लीकेशन लेयर जो है वो कौन सी सर्विस ऑफर करती है, एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस, बोथ, एंड टू एंड, या फिर प्रोसेस टू प्रोसेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। अब देखो समझो, पहली बात, हमने नेटवर्किंग, जिसने भी अभी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी नेटवर्किंग, सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे भाई। यदि आप कोपा की तैयारी करें तो डेफिनेटली आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड रहा ही होगा। तो अपनी ये चीज़ें भले ही रिसेंटली ना, इमीडिएटली ना पढ़ी हो, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़ी होंगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी लेयर पर हमने ऐसा नहीं देखा है कि दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं। तो भाई बोथ तो हो ही नहीं सकता, सी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सर या तो होगा एंड टू एंड या फिर होगा प्रोसेस टू प्रोसेस। तो देखो प्रोसेस टू प्रोसेस, देखो जिसको नहीं भी पता वो ये देखेगा कि सर प्रोसेस टू प्रोसेस तो हमने लोअर लेयर्स में यूज़ करी है, मतलब लाइक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इस तरह की लेयर में यूज़ करी है प्रोसेस टू प्रोसेस तो हमने। ठीक है, तो फिर बचता है एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब है यहाँ पर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डायरेक्ट, यूज़र टू यूज़र। ठीक है, तो यूज़र टू यूज़र, या फिर आप ऐसे याद रखो एप्लीकेशन लेयर यूज़र एंड होती है, उसमें एंड लगा है तो इसीलिए एंड टू एंड ऐसा आप मान सकते हैं। समझ के मेरी बात, देखो दो जगह एंड यूज़ होगा, एक होगा एप्लीकेशन पर यूज़र एंड और एक होगा हार्डवेयर एंड। तो हार्डवेयर एंड पर तो हार्डवेयर एंड पर तो भाई हम बिट्स में काम करते हैं, फिजिकल डिवाइसेस में काम करते हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा एंड आपका, सर एप्लीकेशन लेयर का यूज़र एंड बचा, तो यूज़र में एंड लगा इसीलिए एंड टू एंड। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। एप्लीकेशन लेयर क्या है, एक यूज़र एंड प्रोडक्ट, यूज़र एंड एप्लीकेशन है, यूज़र एंड लेयर है जहाँ पर यूज़र्स होते हैं। ठीक है, तो एंड टू एंड ऐसे याद रख सकते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ईमेल इज, ईमेल क्या है, लॉस टॉलरेंट एप्लीकेशन है, बैंडविथ सेंसिटिव एप्लीकेशन है, इलास्टिक एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। ईमेल क्या है, ठीक है, तो ईमेल की यदि मैं बात करूँ तो जो ईमेल है वो इलास्टिक एप्लीकेशन है। ईमेल जो है ये इलास्टिक एप्लीकेशन, यदि आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक थ्योरी कोड जो है हमारी एप्लीकेशन में ऐड करके रखा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ईमेल जो है आपका ये एक इलास्टिक एप्लीकेशन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन जो है लगता है आपको उसे बाहर निकालना है। पहला फाइल ट्रांसफर, दूसरा है फाइल डाउनलोड, तीसरा ईमेल, चौथा है इंटरेक्टिव गेम्स। तो अब आप समझिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। सही आंसर क्या होगा 7th का, देखो गेम्स है यहाँ पर और बाकी सारी की सारी चीज़ें एक तरह से ऐसा लग रहा है भाई काम धाम वाली चीज़ें हैं, तो इंटरेक्टिव गेम्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बाकी तीनों चीज़ों पर प्रोटोकॉल बेस्ड है बेसिकली। यदि कंसेप्चुअली हम बात करें तो 7th का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस। एप्लीकेशन लेयर पर प्रोवाइड होने वाली सर्विस कौन सी इनमें से, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एक्सेस एंड फाइल मैनेजमेंट, मेल सर्विस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो ऑल ऑफ द अबव लगा के आएंगे। ठीक है, और जो कि सही आंसर है, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पर आप नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल भी क्रिएट कर सकते हैं, आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल को एक्सेस भी कर सकते हो, उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हो, मेल तो हम करते ही करते हैं। तो ऑल ऑफ दी, अब डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बच्चों।
टू डिलीवर अ मैसेज टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन द होस्ट द ब्लैंक एड्रेस मस्ट बी कंसल्टेड। ये बोल रहे हैं कि यदि आपको किसी मैसेज को डिलीवर करना है सही एप्लीकेशन को, सही प्रोग्राम को, ठीक है, तो आप किस एड्रेस को यूज़ करेंगे? आप आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे, आप मैक एड्रेस यूज़ करेंगे, आप पोर्ट एड्रेस यूज़ करेंगे, या नन ऑफ द अबव? बहुत सारे बच्चे आईपी एड्रेस लगा के आएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा पोर्ट एड्रेस। याद रखना है, जब भी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करी जाती है तो हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है। क्या होता है सर? पोर्ट नंबर होता है, और उस पोर्ट नंबर से ही चीज़ें एक्यूरेटली डिलीवर कर दी जाती हैं। ये कुछ वैसे हुआ जैसे आपका हाउस नंबर होता है। एक कॉलोनी में गए हम, लेकिन यदि हमें हाउस नंबर पता है तो हम एग्जैक्टली उस दरवाजे पर ही अपनी जो लेटर है उसको डिलीवर करके आएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? क्या सभी बच्चे इस चीज़ को समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से? तो याद रखना है आप सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी इसका सही आंसर होगा 9th का मैक, ठीक है, पोर्ट एड्रेस। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को पढ़िए जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द टाइम सेंसिटिव सर्विस? इनमें से कौन सी सर्विस टाइम सेंसिटिव है? मतलब विद इन टाइम, गिवन टाइम स्लॉट के अंदर आपको इसे कवर करना होता है, इसे करना होता है, अदरवाइज चीज़ें जो है वो दिक्कत हो। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं या जब कभी भी आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि यदि आप कुछ समय ज़्यादा लगाते तो वहाँ पर लिखा जाता है योर सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि जब आप OTP वेरिफिकेशन करते हैं तो OTP वेरिफिकेशन के साथ एक टाइमर चलने लगता है 30 सेकंड, 50 सेकंड, 120 सेकंड का। तो यदि आप उतने टाइम फ्रेम में उसे OTP को वेरीफाई नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो OTP क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह की सर्विस को क्या बोलते हैं हम? फाइल ट्रांसफ़र बोलते हैं, फाइल डाउनलोड बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी से इंटरनेट टेलीफोनी बोलते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया आप सभी को वो सारे के सारे कंसेप्ट इंटरनेट टेलीफोनी कहलाते हैं, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल टू एप्लीकेशन इन वन और अनदर फॉर्म। ट्रांसपोर्ट सर्विस जो अवेलेबल रहती हैं एप्लीकेशन को एक या एक से ज़्यादा फॉर्म में, उसे क्या बोला जाता है? रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र, टाइमिंग, सिक्योरिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यूज़ करी जाएंगी, ठीक है। याद रखना है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल टू एप्लीकेशन इन वन और एन अदर फॉर्म। तो इसे एक ऐसी ट्रांसपोर्ट सर्विस जो एप्लीकेशंस के लिए अवेलेबल है अलग अलग फॉर्म में, तो इसे तो अब अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है भाई, तो वो रिलायबल भी होगी, उसकी टाइमिंग भी प्रॉपर होगी, और सिक्योरिटी तो डेफिनेटली देगा ही। तो ये तीनों के तीनों फीचर्स उसमें मिल जाएंगे हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल यूज़ विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं? SMTP, HTTP, FTP, या फिर SIP? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सोचने की बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और याद रखना POP, दो प्रोटोकॉल हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इन दोनों प्रोटोकॉल्स को याद रखो, ये ईमेल से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो ईमेल से रिलेटेड हैं। तो सभी बच्चों को याद रखना है कि सर SMTP एक हो गई और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP दो हो गई। ये दोनों की दोनों आपकी मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। यदि मान लीजिए ऑप्शन बी में POP होता तो हम क्या, तो यहाँ पर हो सकता था आपको ऑप्शन मिल जाए बोथ A एंड B, तो हम क्या लगा के आते हैं? बोथ A एंड B लगा कर आते हैं उससे केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है ना तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें कि सर मज़ा आ रहा है, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं आप, है ना। तो वीडियो को प्लीज़ सही बच्चे लाइक ज़रूर कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू IP एड्रेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं सभी बच्चों से बोलूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोमेन नेम सर्वर पे क्वेश्चन आता है। डोमेन नेम सिस्टम, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, या फिर इंटरनेट रिले चैट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो सही बच्चों को याद रखना है, DNS बोला जाता है। वैसे डोमेन नेम सिस्टम भी बोल सकते हैं या डोमेन नेम सर्वर भी कई बार होता है।
ठीक है, दोनों में से जो भी दिखाओ आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या किया जाता है, देखो जो आईपी एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि आपको फेसबुक का एड्रेस याद करना होता है 10.238.15.70 इस तरह से यदि आपको आईपी एड्रेस याद रखने होते तो कितने कॉम्प्लिकेटेड होता। आज के समय में क्या लिखते हैं भाई, facebook.com, youtube.com, knowledgesky.com नेम लिखते हो और आ जाता है बहुत ईजीली। तो इन आईपी एड्रेस को यूज़र फ्रेंडली नेम्स में कन्वर्ट करना, ये किसका काम होता है, ये डोमेन नेम सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से 1 से 10 शुरू हो गए 20 क्वेश्चन के बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द यूजर एट वन साइट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू अनदर साइट एंड देन पास की स्ट्रोक फ्रॉम लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। बेसिकली दो लोगों के बीच कनेक्शन बनाना और फिर की स्ट्रोक की भेजने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कंसेप्ट, HTTP, FTP, टेलनेट या फिर TCP। देखो रिमोट होस्ट की बात हो रही है और जब भी रिमोट होस्ट की बात होगी तो आपको हमेशा टेलनेट याद रखना है। ठीक है, जब भी रिमोट होस्ट आपको दिख जाए कहीं भी तो रिमोट होस्ट के लिए तो आंख बंद करके आपको कहाँ पर पहुँच जाना है भाई, अपने TCP टेलनेट भाई के पास पहुँच जाना है। ठीक है, किसके पास पहुँच जाना है, टेलनेट जो है क्लियर, ये बेसिकली रिमोट कम्युनिकेशन में, रिमोट मतलब जब एक डिवाइस बहुत दूर हो आपसे और आपको उसके साथ कम्युनिकेशन सेटअप करना हो तो इसे रिमोट कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्लियर है सर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड, एनदर लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस, एनदर पढ़ रहे हैं हमने, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस। एप्लीकेशन लेयर जो प्रोटोकॉल है वो क्या डिफाइन करती है, टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज्ड, मैसेज फॉर्मेट, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स, rules for when and how processes send and respond to the messages, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो डी होगा। ये सभी के सभी जो काम हैं एप्लीकेशन लेयर करती है। ठीक है, मैसेज को एक्सचेंज करना हो, मैसेज का फॉर्मेट, सिंटैक्स, सेमेंटिक्स देखना हो, प्रोसेस को देखना हो कि कौन भेजेगा कौन रिसीव करेगा, सारे के सारे काम आपकी ये एप्लीकेशन करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर्स स्टोर्स मेल टू रिसीव सर्वर। भाई कौन सी जो प्रोटोकॉल है ये मेल को डिलीवर करती है या स्टोर करने का काम करती है। अब देखो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल। अब सब कहेंगे सर आपने तो बोला था कि यदि SMTP और POP साथ में दिख जाए तो बोथ ऑफ देम होगा, बोथ ऑफ देम तो नहीं है, क्या करें सर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोटोकॉल डिलीवर और स्टोर। जब भी मैसेज डिलीवरी की बात आएगी तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सर हम याद कैसे रखेंगे, तो आप याद रखो, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आज के समय मेल चल रहा है, लेकिन मेल को पिछले दौर में जाके देखो, जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो मेल एक्चुअल में क्या है, आप अपना मैसेज, आप अपना लेटर भेज रहे हैं दूसरे व्यक्ति को। ठीक है, तो जब मेल नहीं थी तो आप अपना लेटर कैसे भेजते थे, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते थे ना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो बिल्कुल ऐसे याद रखना कि सर पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम अपना मैसेज भेजते थे। तो अब जब मेल बनाया उन्होंने तो मेल में भी आपको मेल भेजना तो वो लेटर ही है, बस आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम चूज़ कर लिया, लेकिन जो प्रोटोकॉल यूज़ करी उसका नाम उन्होंने इसीलिए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही रखा। ठीक है, तो याद रखना है मेल को भेजने के लिए तब भी आप पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते थे, आज भी आप पोस्ट ऑफिस का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ है, द ASCII एनकोडिंग ऑफ बाइनरी डेटा इज कॉल्ड। बाइनरी डेटा की ASCII एनकोडिंग को क्या कहते हैं, बेस 64 एनकोडिंग, बेस 32 एनकोडिंग, बेस 16 एनकोडिंग या फिर बेस 8 एनकोडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेस 64 एनकोडिंग। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है इसको, क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे बेस 64 एनकोडिंग इसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which one of the following is an internet standard protocol for managing devices on IP address network, है ना। which one of the following is an internet standard protocol for managing devices on IP address network। तो इनमें से कौन सी इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस, जो डिवाइस पर IP एड्रेस
को मैनेज करती है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल? कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा जो वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल, RRP। ये जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं, बाकी मीडिया गेटवे प्रोटोकॉल, DHCP या फिर सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ये सभी के सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच प्रोटोकॉल इज सिग्नलिंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सेशन? मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन सेशंस के लिए कौन सी प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हैं? तो आपको याद रखना होगा सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो है ये मीडिया कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, मीडिया कम्युनिकेशन सेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। क्लियर है? तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगली क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट नहीं है? पहला, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर यूज्ड बाय बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिवाइसेस ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन सेशन। मतलब जो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है उन्हें सेंडर भी यूज़ करता है और रिसीवर भी यूज़ करता है। HTTP इज़ अ सेशन लेयर प्रोटोकॉल, TCP इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल या फिर ऑल ऑफ द अबव? कौन सा जो है वो सही होगा? तो 9th क्वेश्चन के लिए मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये सभी के सभी सही हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होस्ट और होस्ट के द्वारा भी यूज़ करी जाएगी और बाकी दूसरे के द्वारा भी यूज़ करी जाएगी। ठीक है, HTTP सेशन लेयर प्रोटोकॉल है और एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल भी है। याद रखना HTTP से दोनों पर यूज़ होती है। बेसिकली ये एप्लीकेशन की बट सेशन लेयर पर भी इसे हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, TCP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है आपका When displaying a web page the application layer uses a? जब आप वेब पेज को डिस्प्ले करते हो तो एप्लीकेशन लेयर क्या यूज़ करती है? HTTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल, SMTP प्रोटोकॉल या फिर TCP प्रोटोकॉल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए HTTP प्रोटोकॉल। आप सभी ने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट को रन करते हैं तो उससे पहले आपको HTTP लिखा आता है ऐसे डबल स्लैश के साथ। ठीक है, सॉरी बैक स्लैश के साथ लिखा आता है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन फिर से 1 से 10 आपका नया सिनारियो शुरू हो रहा है, देखते हैं। Number of object in web pages which consist 4 JPG images and HTML text is? ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होंगे उस वेब पेज में जो 4 JPG इमेज और HTML टेक्स्ट यूज कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द डिफॉल्ट कनेक्शन टाइप यूज्ड बाय HTTP के द्वारा जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन टाइप यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? persistent, not persistent, कैन बी आइदर persistent और नॉन persistent डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन रिक्वेस्ट या फिर नन ऑफ दी मेंशन्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा persistent। ठीक है भाई, persistent होना ही पड़ेगा, तभी तो HTTP यूज़ कर रहे हैं हम परसिस्टेंसी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइम टेकन बाय a packet to travel from client to server and then back to the client is called? आपने सेंडर से रिसीवर को डेटा भेजा, फिर वो वापस से सेंडर के पास आ गया, मतलब एक पैकेट सेंडर से रिसीवर के पास गया और रिसीवर से वापस सेंडर के पास आ गया। इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगा उस टाइम को क्या बोला जाता है? STT, RTT, PTT या GTT? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, RTT का फुल फॉर्म सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से, क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। The HTTP request message is sent in blank part of the three-way handshake। The HTTP request फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 3-वे हैंडशेक है तो फोर्थ होगा नहीं, तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से सही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड। 5th क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फैचिंग अ वेब पेज फ्रॉम द सर्वर द HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टेक्स ब्लैंक RTTs। ये बोल रहा है हैंडशेक क्या होता है? बेसिकली जब मैंने डाला www.knowledgesky.com तो मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं एक क्लाइंट हूँ, ये सर्वर पर जाएगा, सर्वर से मेरी वेबसाइट के IP एड्रेस को सर्च करेगा और वहाँ से मेरा वेब पेज उठा के ले आएगा और आपको दिखा देगा। ठीक है,
तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हैंड शेकिंग भी कहते हैं। तो हैंड शेकिंग में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वही उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब आप एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं HTTP सर्वर से, तो इसमें कितने RTTs होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होगा केवल और केवल एक हैंड शेक होगा, क्योंकि डायरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज कॉल्ड रिक्वेस्ट लाइन, हेडर लाइन, स्टेटस लाइन या फिर एंटिटी लाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रिक्वेस्ट लाइन। इसे क्या बोलेंगे हम सर? एक रिक्वेस्ट लाइन बोलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द वैल्यूज GET पोस्ट हेड ETC आर स्पेसिफाइड इन ब्लैंक ऑफ द HTTP मैसेज। ये जो सारी की सारी वैल्यू हैं ये HTTP मैसेज के किस HTTP मैसेज में कहाँ पर होती हैं? रिक्वेस्ट लाइन, हेडर लाइन, स्टेटस लाइन या फिर एंटिटी बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7th क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये रिक्वेस्ट लाइन में ही होती है सारी की सारी चीज़ें। गेट, पोस्ट, हेड, ये रिक्वेस्ट लाइन में होती हैं, याद रखना है सभी को। द ब्लैंक मेथड व्हेन यूज्ड इन द मेंशन्ड फील्ड लीव्स एंटिटी बॉडी एम्प्टी। इनमें से कौन सी मेथड को यूज़ करने पर एंटिटी की बॉडी जो है वो खाली रह जाएगी? ठीक है, तो याद रखना है गेट मेथड। कौन सी मेथड सर? गेट मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द HTTP रिस्पॉन्स मैसेज लीव्स आउट द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट व्हेन ब्लैंक मेथड इज यूज्ड। गेट, पोस्ट, हेड या फिर पुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9th क्वेश्चन का वो है हेड। ठीक है, हेड मेथड जब आप यूज़ करेंगे तो जो रिस्पॉन्स होगा, HTTP रिस्पॉन्स होगा, वो एक रिक्वेस्ट को छोड़ देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑडली मैच्ड HTTP स्टेटस कोड। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 303 नॉट फाउंड। है ना, नॉट फाउंड क्या होता है? 404, याद रखना है इसको। ठीक है, ऑडली मैच था। ठीक है भाई, 200 का मतलब होता है ओके, 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, 301 का होता है मूव परमानेंटली, 404 होता है नॉट फाउंड। ठीक है, 404 नॉट फाउंड, 304 नहीं होता, याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो बात करनी है कि भाई वेब कैच डजेंट हैज़ इट्स ओन डिस्क स्पेस। गलत भाई, बिल्कुल है, तो यही सही आंसर होगा, बाकी तीनों सही होंगी फिर। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है द कंडीशनल गेट मैकेनिज्म। द कंडीशनल गेट, देख रहे हो क्वेश्चन में, मुझे लग रहा है सभी बच्चों को क्वेश्चन में जो वो मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हाँ भाई किस तरह के जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं और किस तरह की प्रिपरेशन जो है वो आपको करनी है। ठीक है, तो पर बात हो रही है कंडीशनल गेट मैकेनिज्म के बारे में। तो कंडीशनल गेट मैकेनिज्म के बारे में यहाँ पर बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो जो कंडीशनल गेट मैकेनिज्म है, इट हेल्प्स टू कीप द कैच इज अप टू डेट। मतलब कैच को अपडेट रखने का काम कौन करता है? कंडीशनल गेट मैकेनिज्म करता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ HTTP रिक्वेस्ट लाइन एंड स्टेटस लाइन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो HTTP रिक्वेस्ट लाइन में भी और स्टेटस लाइन में भी है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है HTTP वर्जन नंबर। जो वर्जन नंबर है ये रिक्वेस्ट नंबर में भी रिक्वेस्ट लाइन में भी मिल जाएगा और स्टेटस लाइन में भी मिल जाएगा, दोनों की दोनों जगह हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले 10 क्वेश्चन को और देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 10 क्वेश्चन होंगे तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, यदि मैं बात करूं, लगभग आपके 55 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 55 क्वेश्चन होते हैं तो नेटवर्किंग के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और आपकी जो कल की क्लास होगी वहाँ से आपको पाइथन के MCQs मिलना चालू हो जाएंगे। तो अगले 50 MCQs जो होंगे वो आपके पाइथन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन से हो जाएंगे। है लगभग ये 3 क्लास है, तो 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपके नेटवर्किंग के हो गए हैं। अब हम 150 क्वेश्चन पाइथन के करेंगे, फिर हम 150 क्वेश्चन जावा के करेंगे, 150 क्वेश्चन हम वर्ड के करेंगे, 150 क्वेश्चन हम MS ऑफिस के करेंगे। फिर इस तरह से जब सारे 13 सब्जेक्ट हो जाएंगे फिर हम वापस से नेटवर्किंग से 150 शुरू करेंगे। तो इस तरह से आपको 300 क्वेश्चन के फर्स्ट राउंड जो है वो कवरअप करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी सेंट ओवर अ TCP कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन अ परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन, ट्रू और फॉल्स। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही है। याद रखना है आपको कि जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भेजा जा सकता है TCP कनेक्शन के बीच में, TCP कनेक्शन में, जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच इस्टेब्लिश होगा। HTTP इज़ अभी हमने देखा था HTTP क्या है भाई साहब। ठीक है, तो HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, लेकिन इसे सेशन लेयर पर भी यूज़ किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो, in the network
HTTP resources are located by in the network. HTTP resources are located by HTTP resources कहाँ पर लोकेट होते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनियन रिसोर्स लोकेटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलो। फोर्थ, HTTP client requests by establishing a blank connection to a particular port on the server, पर्टिकुलर पोर्ट ऑन द सर्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना। HTTP क्लाइंट जो है जब रिक्वेस्ट करता है एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, और कनेक्शन इस्टेब्लिश TCP के द्वारा होता है। यदि कनेक्शन लेस होता है तो हम बोलते हैं UDP। ठीक है, UDP कनेक्शन लेस होता है, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, तो याद रखना आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, वहीं पर ये ट्रिक थी सारी। देखो इसी बेसिक कंसेप्ट को समझना है कि भाई कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। यदि आप ये अपने आप को थोड़ा सा आप रखोगे, दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव रखोगे ना, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ कर लोगे ना, तो भाई यदि नहीं भी बन रही होंगी ना चीज़ें, उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता होगा ना, तो जो पुरानी चीज़ें आपको पता रही थी उनके बेसिस पर आप क्वेश्चन को सही करके निकल जाओगे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। इन HTTP पाइपलाइनिंग multiple HTTP requests are sent on a single TCP connection without waiting for the corresponding responses। मतलब HTTP रिक्वेस्ट में क्या किया जाता है, मल्टीपल आप HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं एक ही कनेक्शन में, रिस्पॉन्स का वेट किए बिना। मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट कैन नॉट बी सेंट ऑन अ सिंगल TCP, मतलब मल्टीपल सिंगल TCP पर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। इसमें सिंगल TCP पर मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं क्यू के फॉर्म में, या फिर सिंगल TCP पर मल्टीपल रिक्वेस्ट रैंडमली भेज सकते हैं। तो कौन सा सही है? तो भाई आप जो है मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सिंगल TCP कनेक्शन पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो 5th का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। FTP सर्वर लिसन फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर। FTP सर्वर के लिए पोर्ट नंबर कौन सा होता है? सिंपल सी बात है, मैंने आपसे भी बताया था कि हर एक प्रोटोकॉल का, हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट होता है, और उस पोर्ट से जो है वो बिल्कुल सही डेटा आप डिलीवर कर पाते हैं, इसीलिए पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 6वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 21। तो याद रखना FTP सर्वर के लिए आपका जो पोर्ट नंबर होता है वो 21 होता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लिस्ट मेंशन करी है जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप उस लिस्ट को डाउनलोड कर लेंगे, उस लिस्ट में आपको सारे के सारे पोर्ट नंबर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। इन FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट कॉन्टैक्ट सर्वर यूजिंग ब्लैंक एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इनमें से FTP प्रोटोकॉल में क्लाइंट, इनमें से कौन सी क्लाइंट सर्वर किस चीज़ का यूज़ करके जो है एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल का जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7th क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP के लिए दोनों प्रोटोकॉल अवेलेबल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल भी है और यूज़र डेटाग्राम भी है, बट ट्रांसमिशन कंट्रोल जो होती है वो रिलायबल होती है बिकॉज इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। इन एक्टिव मोड FTP द क्लाइंट इनिशिएट बोथ द कंट्रोल एंड डेटा कम्युनिकेशन। अब बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। इन एक्टिव मोड FTP में क्लाइंट दोनों को इनिशिएट कर देता है, कंट्रोल और डेटा कम्युनिकेशन दोनों को। तो यदि मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, फॉल्स। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए मैं सही बच्चों को एक बार फिर से बता दूं कि कल जो आपकी क्लासेस हैं वो पाइथन की शुरू होने वाली है, और अगली 3 क्लासेस अब आपको पाइथन की मिलने वाली है। हर एक टॉपिक की आपको पहले 3 क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे आपके सारे टॉपिक टाइमली कवर होते चलें। द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ बिल्ट ऑन। जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है वो कहाँ बनाई गई है? डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर पर, सर्वर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर, या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 9th क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बनाई गई है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर उसको क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा या फिर रिजल्ट देगा। जो भी आप बोलना चाहें इसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 55 है आपका आज का, है ना। मैंने स्लॉट्स में बनाया अलग अलग, कुछ एप्लीकेशन लेयर के थे, कुछ टोपोलॉजी के थे, कुछ आपके
प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफ़र कैन नॉट बी डन इन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में इनमें से किस चीज़ में डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? स्ट्रीम मोड में, ब्लॉक मोड में, कंप्रेस्ड मोड में या फिर मैसेज मोड में, ठीक है। किस मोड में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मैसेज मोड। जी हाँ दोस्तों, जब हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की बात करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में जो डेटा ट्रांसफ़र है वो मैसेज मोड में नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे।